गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समूह की बात करते हैं। ये फर्स्ट ईयर में समूह की चैप्टर की हम बात करते हैं। तो समूह के अंतर्गत हमने समूह क्या है, समूह बनने का आधार क्या है, समूह के महत्व क्या है, इसके बारे में बात कर ली थी। आज हम प्राथमिक, द्वितीय तथा आभासी समूह की बात करेंगे। आभासी जो समूह है वो जैसा नाम से स्पष्ट, आभास यानी कि वो पूर्ण रूप से एक समूह नहीं होकर बल्कि कुछ लोगों का एक अस्थायी रूप से इकट्ठी एक भीड़ को बोलते हैं। तो इसकी चर्चा अभी हम करते हैं। सबसे पहले हम प्राथमिक द्वितीय समूह की बात करते हैं। तो चार्ल्स कूले ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन अपनी पुस्तक थी, जो कि उन्होंने 1909 में दी थी, जिसमें प्राथमिक समूह शब्द का सर्वप्रथम उन्होंने प्रयोग करा था। उन्होंने कहा था कि जिसमें सदस्य पारस्परिक व घनिष्ठ रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हो वह प्राथमिक समूह है। जैसे कि कूले ने खेलकूद के साथियों, परिवार व पड़ोस की प्रकृति के आधार पर यह वर्गीकरण किया था। बाद में प्राथमिक समूह से भिन्न विशेषताएं प्रदर्शित करने वाले समूहों को दैत्तिक समूह कहा गया। लेकिन दैत्तिक समूह का संप्रत्यय चार्ल्स कूले का दिया हुआ नहीं है, यह अन्य समाजशास्त्रियों द्वारा दिया गया वर्गीकरण है। जैसा कि किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में लिखा था कि कूले ने दैत्तिक समूह का शब्द का उपयोग नहीं करा है, क्योंकि यह नाम उसके मस्तिष्क में था, लेकिन बाद में उन्होंने इसका प्रयोग करा है। कूले के वर्गीकरण के साथ साथ ही 1887 में टॉनीज ने गैमिनीशाफ्ट एवं गेज़लशाफ्ट घनिष्ठ सामुदायिक सदस्य तथा असंगठित अव्यक्ति संबंध के रूप में प्राथमिक व द्वितीय समूह को वर्गीकृत करा था। तो सर्वप्रथम हम प्राथमिक समूह की चर्चा की बात करते हैं। तो प्राथमिक समूह के अंतर्गत इसकी विशेषताओं से पहले हम इसकी परिभाषा का अध्ययन करेंगे। तो प्राथमिक समूह में कूले ने कहा था कि प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य उन समूहों से है जिनकी विशेषताएं आमने सामने का घनिष्ठ सत्संग व सहयोग है। वह अनेक अर्थों में प्राथमिक है, परंतु मुख्यतः है इस बात में कि वे व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में मौलिक है। प्राथमिक सहचार्य का परिणाम यह होता है कि सामान्य समग्रता में व्यक्तित्व का एक प्रकार का एकीकरण हो जाता है, जिसमें अनेक प्रयोजनों के लिए एक व्यक्ति स्वयं समूह का सामान्य जीवन व उद्देश्य होता है। कूले द्वारा प्रदत्त यह परिभाषा में उन्होंने मुख्य रूप से बताया था कि वे आमने सामने के संबंध जिसमें हम की भावना पाई जाती है। कूले के अनुसार प्राथमिक समूह की विशेषताएं में ये सभी मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है हम की भावना। तो हम की भावना के संदर्भ में कूले ने कहा था कि कई बार आमने सामने के संबंध होते हुए भी प्राथमिक समूहों का निर्माण नहीं हो पाता है। जैसे कि कई बार हम की भावना भी प्राथमिक समूहों में नहीं हो, वह दैत्तिक समूह में भी होती है। डेविस का मानना था कि सेना का एक सिपाही किसी अफसर को आमने सामने होकर सलाम करता है, किंतु यह उसका मात्र औपचारिक संबंध होता है। उसी भांति सेना का एक सिपाही किसी लड़की से प्रेम संबंधों से प्रेरित होकर पत्र व्यवहार करता है, तो वह भी प्राथमिक संबंध है, लेकिन उसमें आमने सामने के संबंध नहीं है। तो इस संबंध में कोजर व रोनबर्ग ने भी कहा था कि कुछ विशेषताएं जैसे आमने सामने के संबंध लघु आकार का होना संयोगवश है, जबकि सामाजिक संबंधों का घनिष्ठ होना इसकी प्रमुख विशेषता होती है। कि यद्यपि इनमें आमने सामने के संबंध ना भी हो, लेकिन उनमें परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठता होना अत्यधिक आवश्यक है। इसी प्रकार लुनबर्ग ने भी कहा था कि प्राथमिक समूह से तात्पर्य दो व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ सहभागी एवं व्यक्तिगत ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हो। उसी प्रकार फेरिस के अनुसार आमने सामने का संबंध प्राथमिक समूह के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये निष्कर्ष कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब घनिष्ठ रूप से परस्पर एक दूसरे से व्यवहार करते हैं तो वे प्राथमिक समूह हैं। प्राथमिक समूह के उदाहरणों में से परिवार हो गया, क्रीड़ा समूह हो गया, अध्ययन समूह है आदि हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं प्राथमिक समूह की विशेषताओं के बारे में। तो प्राथमिक समूह की कुछ विशेषताएं, जैसा कि दो प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, भौतिक विशेषताएं तथा आंतरिक विशेषताएं। तो सबसे पहले हम भौतिक विशेषताओं की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट है सबसे अधिक शारीरिक समीपता।
तो घनिष्ठ होने की शारीरिक समीपता को किंग्सले डेविस ने महत्वपूर्ण माना है कि घनिष्ठ होने के लिए शारीरिक समीपता होना आवश्यक है। एक दूसरे के साथ साथ खाने पीने के, उठने बैठने, लड़ने झगड़ने से घनिष्ठता विकसित होती है। निकट संपर्क से भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। इसके विपरीत यदि यात्रा के समय किसी के साथ अति निकट बैठकर यात्रा करने पर भी उसके साथ प्राथमिक संबंध स्थापित नहीं हो सकता है। इसलिए यह हम कह सकते हैं कि शारीरिक समीपता सामाजिक समूहों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वही महत्वपूर्ण जब तक नहीं है जब तक कि कुछ और विशेषताएं नहीं होती है। दूसरी हम बात करते हैं समूह का लघु आकार। तो डेविस ने समूह के लघु आकार को प्राथमिक समूह के निर्माण में आवश्यक माना है। उन्होंने कहा कि यदि समूह का आकार बड़ा होता है तो समूह के सदस्य परस्पर एक दूसरे से आदान प्रदान अपने विचारों का नहीं कर पाते, और यदि समूह छोटा होता है तो संबंधों में घनिष्ठता बनी होगी। तो डेविस के अनुसार आकार छोटा होना चाहिए। जैसा कि फेयरचाइल्ड ने बताया था कि सामान्य रूप से 3-4 व्यक्तियों से 50-60 तक के लोग प्राथमिक समूह के अंतर्गत आ सकते हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता की हम बात करते हैं संबंधों की अवधि। तो डेविस के अनुसार प्राथमिक समूहों की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता संबंधों की अवधि है। उनके अनुसार जितनी लंबी अवधि या समय के लिए सामाजिक संबंध होंगे उन संबंधों में स्थिरता भी उतनी ही गहरी होगी, तथा जितनी कम अवधि के लिए प्राथमिक सामाजिक संबंध होंगे उसमें घनिष्ठता भी कम होगी। तो घनिष्ठता एवं संबंधों की अवधि में प्रत्यक्ष संबंध यह है कि घनिष्ठता संबंधों के लिए आवश्यक है। प्राथमिक समूहों में समय की अवधि भी लंबी होती है। फिर है प्राथमिक समूहों की आंतरिक विशेषताएं, संबंधों की प्रकृति। तो इसके अंतर्गत है लक्ष्यों का तारतम्य। प्राथमिक समूह के सभी सदस्य एक ही लक्ष्य होता है, एक ही प्रवृत्ति एवं प्रयत्न होते हैं। वे समूह के लिए कार्य समूह के हित सदस्यों का अपने हित हो जाता है। सदस्यों से अलग वे विचार नहीं रखते हैं, अपितु वे समस्त समूह के विचार हो जाते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक सदस्य समूह के उद्देश्य एवं हितों से अपना तारतम्य बिठा लेता है और तभी समूह अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। नेक्स्ट है संबंध स्वयं में साध्य। तो जो समूह में संबंध स्थापित होते हैं वो समूह का साध्य लक्ष्य होता है, ना कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति। परिवार एक प्राथमिक समूह है, वहाँ सदस्य परस्पर व्यक्तिगत संबंधों के एकीकरण को महत्व देते हैं। किसी साध्य की प्राप्ति इन संबंधों की होगी ऐसा वे नहीं समझते हैं। जैसे किंग्सले डेविस का मानना था कि यह संबंध संविधा, आर्थिक लाभ तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि व्यक्तिगत आत्मिक एवं भावनाएं तथा अपने आप में पूर्ण होती हैं। फिर है संबंध व्यक्तिक होते हैं। तो व्यक्ति संबंधाश्रय किसी आर्थिक तथा सामाजिक स्वार्थ पर सदस्य परस्पर संबंध स्थापित करके अपितु व्यक्तित्व के महत्व का संबंध आधारित होते हैं। जैसे माता पिता भाई बहनों में व्यक्ति संबंध होते हैं तथा प्रत्येक का स्थान महत्वपूर्ण होता है, जिसका प्रतिस्थापन नहीं किया जा सकता, ना ही इन संबंधों का स्थानांतरण हो सकता है। फिर हम बात करते हैं संबंध संपूर्ण होते हैं। तो प्राथमिक संबंधों में व्यक्ति घनिष्ठ होने के कारण एक दूसरे को भलीभांति जानते हैं, जिनमें व्यक्तित्व की संपूर्णता पाई जाती है। जैसे डॉक्टर, रोगी, शिक्षक, छात्र आदि के संबंध जीवन के एक पहलू से संबंधित होने के कारण कुछ समय के लिए ही होते हैं, तथा इसमें संपूर्णता नहीं होती है। उद्देश्य प्राप्ति के बाद संबंध टूट जाते हैं। तो इस प्रकार प्राथमिक समूह एक संयुक्ता की स्थिति है, जिसमें प्रथागत, तकनीकी, आर्थिक तथा मनोरंजनात्मक सभी प्रकार के संबंधों का समावेश होता है। संबंध स्वतः होते हैं। तो प्राथमिक संबंधों की सदस्यता किसी आदेश के आधार पर नहीं ग्रहण की जाती, बल्कि स्नेह, ममता, प्रेम आदि के कारण स्वाभाविक रूप से संबंध बन जाते हैं। ये संबंध किसी औपचारिकता के आधार पर नहीं बनाए जा सकते, ये तो स्वतः हृदय में ही उत्पन्न होते हैं, जो घनिष्ठ होते हैं, स्वाभाविक रूप से बनते हैं। नेक्स्ट है संबंधों में नियंत्रित शक्ति। तो प्राथमिक समूह में अत्यधिक नियंत्रित शक्ति होती है। संबंधों की घनिष्ठता के कारण व्यक्ति एक दूसरे से इस प्रकार बंधा रहता है कि वह किसी भी इस प्रकार के कार्य को नहीं कर सकता जो सदस्यों के लिए कष्ट साध्य हो। कोई व्यक्ति राज्य या कानून नियमों की अवहेलना भी आसानी से नहीं कर सकता है, किंतु समूह के प्रतिमानों तथा आदर्शों को नहीं तोड़ सकता है। तो इस प्रकार प्राथमिक समूह अपने सदस्यों के आचार व्यवहार पर नियंत्रण रखता है।
तो इस प्रकार हमने देखा कि प्राथमिक समूह अपना हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि प्राथमिक समूह में हमारा क्रीड़ा समूह आता है, पड़ोस आता है, परिवार आता है, जिससे हम अपना बचपन से लेकर अपना पूरा जीवन बिताते हैं प्राथमिक समूह, क्योंकि इसमें घनिष्ठता पाई जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम प्राथमिक संबंधों का सामाजिक जीवन में महत्व तथा द्वितीयक संबंधों की बात करेंगे। धन्यवाद।